Welcome back, guys. Today we will discuss the question answers of chapter The Ailing Planet. तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रूल। तो ऑलरेडी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर तो पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू बिकॉज इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो सेकेंड क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं इसका, जो टेक्सचुअल सोल्यूशन है इसके। नाउ look at the lines in the text that support the title the alien planet। तो कुछ लाइंस हमें ढूंढनी है जो कि बताती हैं कि अर्थ के बारे में, दैट इज इट इज़ अ एलियन प्लैनेट। तो ये जो है ये भी आप देख सकते हैं इसके हिसाब से। बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स जो मेन है इसके वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने स्क्रीन पे, व्हाट डज द नोटिस द वर्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई। तो हमने देखा था, जैसे कि चैप्टर पढ़ते वक्त भी हमने डिस्कस किया था कि जो जू है जाम्बिया के अंदर, उस जू के अंदर एक केज है और केज के अंदर लिखा हुआ है उसके बाहर कि द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड लिव्स हियर। तो ये क्या सिग्निफाई करता है, वो क्या दर्शाना चाहते हैं इसके द्वारा। तो एक्चुअल में वो केज तो खाली था, पिंजरा तो खाली था। अब ये जो लिखा गया है इस सेंटेंस का मतलब क्या दर्शाना चाहते हैं, मतलब जो वो जू के मालिक हैं या वो लोग हैं वो क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या सिग्निफाई करते हैं। इन द जू एट लुसाका देयर इज अ केज with a notice that reads, the world's most dangerous animal lives here. However, inside the cage there is no animal but a mirror which shows the visitors or person's reflection। अब उस जू के अंदर, जो जाम्बिया के अंदर जो जू है, उसमें केज के अंदर कुछ भी नहीं है बट एक मिरर रखा गया है जो कि व्यक्ति जो भी उसके अंदर देखेगा, यानी कि उस पिंजरे के सामने खड़ा रह के, केज के सामने खड़ा रह के जब अंदर देखेगा तो अंदर शीशे में उसको खुद का ही बिंब दिखाई देगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा, खुद का ही उसको अक्स दिखाई देगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि द नोटिस सिग्निफाइज दैट मैन इज द मोस्ट डेंजरस बीइंग ऑन दिस प्लैनेट। तो यहाँ पर कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि जो सबसे डेंजरस एनिमल जो है अर्थ के ऊपर, प्लैनेट के ऊपर, वो मैन है, इंसान है, यानी कि हम लोग सबसे डेंजरस एनिमल है इस प्लैनेट के। He is not only responsible for the deteriorating condition of the planet and depletion of resources but also poses danger for other living species। तो यहाँ पर इन्होंने आगे ये भी दर्शाया है कि इंसान जो है वो इस प्लैनेट की जो हालत है उसको खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिसोर्सेज जो हमारे हैं उनको डिप्लीट करना, यानी कि उनको भी ख़त्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इवन इंसान जो है वो दूसरी लिविंग स्पीशीज के लिए भी डेंजर है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी कुछ पृथ्वी के ऊपर कर रहे हैं हम लोग ही कर रहे हैं। प्लैनेट को देखिए, डिटेरियोरेट करने का मतलब हम लोग यहाँ पर पेड़ पौधे हम काट रहे हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए। पेड़ों को काट काट कर हम इसको एक बंजर भूमि बनाते जा रहे हैं। फिर हम पॉल्यूशन कितना फैला रहे हैं, ठीक है, हम नदियों को पोल्यूट कर रहे हैं, हम पहाड़ों को गंदा कर देते हैं। जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो चढ़ाई करने जाते हैं लोग, वहाँ पर कितनी गंदगी आप देखिए। माउंट एवरेस्ट वन था जो कि हाईएस्ट पीक है यहाँ पर, तो वो भी गंदा कर दिया। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन गया था उस पहाड़ के ऊपर? कोई जानवर नहीं गया था, हम लोग जाते हैं वहाँ पर। और किस लिए जाते हैं? जस्ट टू एंजॉय, एडवेंचर के लिए जाते हैं, फिर हम गंदा करते हैं जंगलों को, पिकनिक स्पॉट्स को, ऐसी ऐसी जगह जो कि अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है, उन सब जगहों को गंदा करने की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी ही है। तो इसीलिए वहाँ पर लिखा गया है कि द मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो मोस्ट डेंजरस एनिमल इंसान को बताए। रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज को हम भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। गाड़ियों के अंदर पेट्रोल, ये हमारा रिसोर्स है, इसको हम खराब कर रहे हैं। पेड़ों को काट काट कर, जंगल की लकड़ी को काट काट कर हम फर्नीचर के लिए, बाकी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। रिसोर्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं हम लोग, कितना वेस्टेज करते हैं हम लोग। तो ये वाटर भी रिसोर्स है हमारा, उसको भी वेस्ट करते हैं। हम नहाने के लिए, गाड़ियाँ धोने के लिए कितना कितना पानी का यूज़ करते हैं। तो जिन जगहों पर उस चीज़ की कमी है वहाँ पे लोगों से हमें सीखना चाहिए। तो हम एक तरह से देखें तो ये सब चीज़ों को हम ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। कौन? कोई जानवर नुकसान नहीं पहुँचाता है, कोई पशु पक्षी नहीं। पशु पक्षियों को देखिए, चिड़िया आएगी, घर के बाहर पानी है, उसमें नहाकर दो घूंट पानी पिएगी, वहीं पर थोड़ा नहाकर वो निकल जाएगी। लेकिन इंसान क्या है, पीने के लिए पानी एक गिलास लिया, 2 घूंट पिया, बाकी फेंक दिया। नहाने के लिए 1 बाल्टी में काम हो सकता है, वहीं पे 3 बाल्टियों का यूज़ करेगा। गाड़ी धोने के लिए हो सकता है हम कपड़ा मार कर अगर थोड़ा पानी लेके भी यूज़ करें और उसको क्लीन करें तो हो सकता है, लेकिन हम वहाँ पर जो फवारे से बहुत हाई प्रेशर से उसको धोने के लिए कितना पानी वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब काम किसके हैं? इंसान के हैं। जहाँ पर हम पैदल जा सकते हैं, साइकिल का उपयोग करके जा सकते हैं, वहाँ हमें गाड़ी चाहिए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का उपयोग करना है। एक व्यक्ति को स्कूल जाना है तो उसके लिए भी स्कूटी का यूज़ होता है, बाइक का यूज़ होता है।
4 आदमियों को जाना है तो भी यही हाल है, एक ही जगह पर 4 लोगों को जाना है तो भी चारों लोग अलग अलग गाड़ियाँ लेकर जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमको बताती हैं कि कितना ज़्यादा मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं हम लोग। इसके अलावा हम डेंजर हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी, लिविंग स्पीशीज के लिए भी। कैसे? अब हम जानते हैं आप लोग कि हम लिविंग स्पीशीज कितना शिकार करते हैं जानवरों का, शेर, चीता और ये सब जानवरों को मारा जाता है, सांप जैसे जानवरों को मारा जाता है अलग अलग पर्पस के लिए, हाथी को मारा जाता है उसके दांत के लिए। तो ये सब जो एक्टिविटीज है ह्यूमंस के द्वारा की जाती है। अ ह्यूमन बीइंग इज फार मोर डिस्ट्रक्टिव एंड थ्रेटनिंग टू द इकोलॉजी ऑफ द अर्थ देन एनी अदर बीइंग। तो इस तरीके से ये जो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। किसके लिए? इस पृथ्वी के लिए, हमारी इकोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है वो है व्यक्ति, हम लोग हैं। Thus the cage in the zoo Lusaka, Zambia only tries to open our eyes to the aforementioned fact। तो इस तरीके से उस केज के अंदर जो चीज़ लिखी गई है, जो ये वाक्य लिखा गया है, ये सिर्फ हमें एक इस बात से अवगत करवाने के लिए, इस बात को समझाने के लिए कि भाई हम लोग सबसे खतरनाक जानवर हैं। तो जानवर का मतलब हम जानवर नहीं है वैसे, लेकिन हम सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं उन जानवरों के लिए भी, हमारे प्लैनेट के लिए भी, हमारे रिसोर्सेज के लिए भी, हमारे सिस्टम एनवायरनमेंट के लिए भी सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है वो कौन है? मनुष्य है। इसीलिए वहाँ पर ये लिखा गया है। The next question you can see here is how are the Earth's principal biological systems being depleted? इस पृथ्वी के जो बेसिक प्रिंसिपल जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो कैसे डिप्लीट होते जा रहे हैं, कैसे खराब होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। According to Mr. Lester R. Brown, there are 4 principal biological systems of the earth। तो मिस्टर लेस्टर ब्राउन के हिसाब से हमारे जो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के जो कि अर्थ के लिए हैं, दीज सिस्टम्स आर, वो 4 सिस्टम्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर। तो वो 4 सिस्टम कौन कौन से हैं? एक है फिशरीज, देन फॉरेस्ट, देन ग्रासलैंड्स एंड द लास्ट वन आर द क्रॉपलैंड्स। अब इनको थोड़ा डिस्कस करें हम लोग। फिशरीज जो मत्स्य पालन के एरिया होते हैं जहाँ पर मछलियों को पाला जाता है, और इवन वी कैन से द फिशरीज जो जहाँ पर मछलियाँ पाली जाती हैं। दूसरा फॉरेस्ट यानी कि जंगल हमारा वन। तीसरा ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान, चरागाह मैदान। क्रॉपलैंड्स यानी कि हमारी फर्टाइल ज़मीनें, प्लेन्स जहाँ पर हम फसलें उगाते हैं। However, due to the increasing demand of human beings to such an unsustainable extent, the productivity of these systems is being hampered। अब ये 4 चीज़ें, इनको बायोलॉजी, इन चारों को प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम माना जाता है कि ये मतलब हमारी पृथ्वी को बनाए रखने के लिए, हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम को बनाए रखने के लिए चारों बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन ह्यूमंस की इंक्रीजिंग डिमांड यानी कि हम कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है, आप समझते हैं, हर एक चीज़ की। तो इस कारण से हमारी जो डिमांड है ये अनसस्टेनेबल एक्सटेंट तक बढ़ चुकी है। अनसस्टेनेबल एक्सटेंट का मतलब कि एक इस हद तक बढ़ चुकी है कि हम किसी भी चीज़ को इस हद तक यूज़ कर रहे हैं कि वो भले कमिंग जनरेशन के लिए अवेलेबल हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए है तो हम उसको इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि भले आने वाले समय के लिए वो यूज़ हो या ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, बट वी आर यूजिंग इट टू एन अनसस्टेनेबल एक्सटेंट। और इस तरीके से हम ये पूरे प्रोडक्टिव सिस्टम को बर्बाद करते जा रहे हैं। द एक्सेसिव डिमांड रिजल्ट्स इन डिटेरियोरेशन एंड डिप्लीशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। और ये जो एक्सेसिव डिमांड है हमारी, अब हम एक्सेसिव डिमांड में अगर देखने जाएं, फिशरीज की बात करें, ओवर फिशिंग हो रही है, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ग्रासलैंड्स भी बर्बाद होते जा रहे हैं, क्रॉपलैंड्स भी बर्बाद होते जा रहे हैं, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड ऑल। तो एक्सेसिव यूज के कारण ये जो रिसोर्सेज हैं ये सब डिप्लीट होते जा रहे हैं, ये सब खत्म होते जा रहे हैं। अ कंट्री वेयर प्रोटीन इज कंज्यूम्ड ऑन अ लार्ज स्केल। अब ऐसे देश जहाँ पर प्रोटीन का उपयोग ज़्यादा किया जाता है वहाँ पर ओवर फिशिंग कॉमन बात है, ठीक है। जो लोग ऐसे देश हैं, ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाइए, ज़्यादातर तो आपको देखने को मिलेगा कि पीपल दे ईट फिश, यानी कि हम बात करें अगर सी फूड, तो सी फूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। बहुत लोग शौक से खाते हैं, बहुत लोग अपनी प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए खाते हैं। तो वहाँ पर ओवर फिशिंग इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। अब ओवर फिशिंग से क्या होगा, उस एरिया की जो फिशरीज हैं, यानी कि ऐसी जो भी जगह यानी कि नदियाँ या फिर सी है जहाँ पर ज़्यादा फिशेस होती है, वो सब कोलैप्स हो जाएंगी, वो सब बर्बाद हो जाएंगी। दूसरा था यहाँ पर फॉरेस्ट की बात की जाती है, तो फॉरेस्ट भी इसी तरीके से, फॉरेस्ट को हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फायरवुड लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फायरवुड हमको चाहिए, जिस कारण से हम लोग क्या करते जा रहे हैं, ज़्यादा पेड़ों को काटते जा रहे हैं। और ज़्यादा पेड़ों को काटने से
हमारा जो जंगल है वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। फिर हम बात करते हैं ग्रासलैंड्स की। तो हमने फिशरीज देख ली, फॉरेस्ट देख ली, ग्रासलैंड जो है वो हम इतना ज़्यादा उसका ओवर ग्रेजिंग हो रहा है कि वो डेजर्ट में चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है ना, जो हमारे पालतू पशु हैं जिनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर, जो हमें हमारे बिजनेस के लिए हमने रखे हैं, जिनसे हमें पैसा मिलता है कमा के, वो पशुओं को भी हम लोग चरने के लिए ऐसे चरागाहों में, ऐसी ग्रासलैंड्स में भेज देते हैं। अब वहाँ जाकर वो चरते हैं और उसके बाद वो ओवर ग्रेजिंग हो जाती है। यानी कि अगर हम उसको खाने के बाद अगर उसको छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए तो घास फिर से उग जाएगी, लेकिन उसको छोड़ा नहीं जाता है। ओवर ग्रेजिंग होने के कारण वो मैदान जो है वो एक समय बाद डेजर्ट में बदल जाता है। तो इस तरीके से ग्रासलैंड्स भी हमारे बर्बाद होते जा रहे हैं। और ग्रासलैंड के बाद बचा क्या हमारे पास? चौथा टॉपिक हमारा क्रॉपलैंड्स। अब क्रॉपलैंड्स जो है वो भी इसी तरीके से बर्बाद होते जा रहे हैं। यानी कि क्रॉपलैंड्स में क्या है कि हम लोग ओवर, वहाँ पे भी हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है वो ओवर होती जा रही है। अब देखिए हम लोग कंटिन्यूसली उसी लैंड के ऊपर खेती करते जा रहे हैं। उस लैंड को जब हम कुछ समय के लिए खाली छोड़ेंगे तो वो अपनी जो फर्टिलिटी है वो फिर से गेन करेगा, लेकिन हम उसको खाली छोड़ते ही नहीं है क्योंकि हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि हमें इनकम ज़्यादा चाहिए, तो कंटिन्यूसली उसके ऊपर उगाते रहते हैं चीज़ें। अब उसके न्यूट्रिएंट्स की जरूरत को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का। और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं दे आर हाउ मच हार्मफुल वी कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वहाँ पर हम दवाइयाँ छिड़कते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का जब छिड़काव होता है तो वही सब चीज़ें पानी के साथ मिलकर, जब बारिश आती है तो पानी के साथ मिलकर वो ज़मीन से धुलकर वही नदियों नालों में जाती हैं और वहाँ पर जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है उसको नुकसान पहुँचाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों को हम किस प्रकार से नुकसान पहुँचाते जा रहे हैं। डिप्लीशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैज़ ऑल्सो लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ सेवरल स्पीशीज। अब जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के डिप्लीशन से, हमने फॉरेस्ट को काटा है, यानी कि जंगलों को भले हम फायरवुड के लिए, भले अदर एक्टिविटीज़ के लिए, अदर ज़रूरतों के लिए हम लोग उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, लेकिन इससे बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो गई हैं, यानी कि समाप्त हो गई है। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे पशु पक्षी हैं जो हमें रेयरली कहीं देखने को मिलते हैं या फिर बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये जो हमने देखा, ये सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओनली ह्यूमन। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, वाई डज द ऑथर अवेयर दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अब ऑथर हमारा जो हमें इस बात के लिए, इस बात पे जोर देते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हो रही है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है ह्यूमन सोसाइटी को डिस्टॉर्ट करने के लिए, यानी कि फ्यूचर को हमारे डिस्टॉर्ट खराब करने के लिए। यानी कि अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो हम सब लोगों का, ह्यूमन सोसाइटी का जो फ्यूचर है दैट विल बी नॉट दैट ब्राइट। यानी कि हम देखते हैं कि हम इतना ज़्यादा डिप्लीट करते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा ओवर करते जा रहे हैं यूज़ इन सब चीज़ों का, भले वो रिसोर्सेज हो गया, जो भी फैक्टर्स हमको चाहिए। तो इससे जो कमिंग जनरेशन है, हमारा जो फ्यूचर है ह्यूमन सोसाइटी का, वो बहुत ही ज़्यादा अंधकार में रहेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका बताया गया है? ओवर पॉपुलेशन का। तो वो देखते हैं किस प्रकार से है ओवर पॉपुलेशन, किस प्रकार से इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। ओवर पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नेशंस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ओवर पॉपुलेशन जो है वो एक फैक्टर है किसी भी देश की पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। देखिए जब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, अब भाई आज किसी देश के अंदर 50 करोड़ लोग हैं तो गवर्नमेंट जो है या कोई भी वहाँ पर जो सरकार है या पब्लिक जो है, सब कुछ वो ट्राई करेगी, सरकार ट्राई करेगी कि 50 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। अब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो वो कमाएंगे, तो इससे पॉवर्टी को भी एरेडिकेट करने में मदद मिलेगी। जब उन लोगों को काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो पॉवर्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से 5-7 साल में, या समझो कि हम बात करें 2000 के अंदर हमारी पॉपुलेशन अगर 50 करोड़ थी तो 50 करोड़ लोगों के लिए जो काम, सब चीज़ें मुहैया कराने में 2010 हो गए, यानी कि 10 साल लग गए। ठीक है, लेकिन वो 10 साल में उन 50 करोड़ लोगों के लिए काम किया गया। लेकिन 10 साल के बाद हमारी पॉपुलेशन 80 करोड़ हो गई, यानी कि वो 10 साल में 30 करोड़ लोग बढ़ गए। तो फिर समस्या जो कि त्यों रहेगी, क्योंकि 30 करोड़ लोग जो नए आए हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं और उस कारण से पॉवर्टी भी उनके साथ रहेगी। तो ओवर पॉपुलेशन को एक स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर माना जाता है फॉर द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इट डिस्टर्ब्स द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो ओवर पॉपुलेशन से, जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़े थे, जो 4 फैक्टर्स जो है प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम के, उन चारों फैक्टर्स में भी, उनके यूज में भी बढ़ोतरी होगी और इस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा।
तो ये जो चारों प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं इनको भी हम ज़्यादा यूज करेंगे अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो। द ऑथर हाईलाइट्स द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन बाय पॉइंटिंग आउट द मेंटल सेटअप ऑफ द पुअर हु फील मोर चिल्ड्रन मीन्स मोर वर्कर्स। अब लेखक जो है यहाँ पर वो ओवर पॉपुलेशन की समस्या को एक और तरीके से हमारे सामने दर्शा रहे हैं। देखिए ओवर पॉपुलेशन हमें समझ आ गया, बट ओवर पॉपुलेशन का एक रीजन बताया गया है कि जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, व्हाट दे फील मोर पीपल, यानी कि मोर चिल्ड्रन मोर वर्कर्स। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। मैं बहुत बार क्लास के अंदर एग्जांपल इस तरीके से देता हूँ कि देखिए अब आप देखिए कि एक गरीब व्यक्ति है, उसके 2 बच्चे हैं, तो क्या करेंगे वो 2 बच्चे अगर कमाने जाएंगे, समझो कि पर डे वो 100 रुपये भी कमाते हैं तो 200 रुपये मिला उसको, तो 200 रुपये के हिसाब से उसको मंथली अगर बात की जाए तो कितना हो गया, 6000 रुपया हो गया। लेकिन अगर उसके 10 बच्चे हैं सपोज, ठीक है, एक गरीब लोगों की थिंकिंग क्या रहती है, अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग क्या सोचते हैं, अब 10 बच्चे होंगे तो 10 के 10 बच्चे समझो 100 रुपीज़ भी कमाते हैं पर डे, तो महीने का कितना, रोज का हो गया 1000 रुपया, महीने का हो गया 30,000। कहाँ 6000 था जो 2 बच्चों के साथ, और कहाँ 30,000 आ गया बिकॉज ऑफ टेंशन। तो वो लोग इस तरीके से सोचते हैं, यानी कि मोर वर्कर्स टू अर्न मनी, ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा पैसा कमाने के हाथ मारे, यानी कि मोर चिल्ड्रन मीन्स मोर वर्कर्स टू अर्न मनी। दे डोंट रियलाइज दैट मोर चिल्ड्रन ओनली मीन्स मोर अनएम्प्लॉयड पीपल, लेकिन वो ये बात को नहीं समझ पाते हैं कि ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग, यानी कि ज़्यादा अगर बच्चे ज़्यादा होने से ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, यानी कि लोगों के ज़्यादा होने से, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ने से अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, तो ये तो हमारी बहुत ही बड़ा हमारा भ्रम है। ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग, क्योंकि 2 लोगों को काम देना आसान है लेकिन 10 लोगों को काम देना मुश्किल है। तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक पॉइंट उठाया है लेखक ने यहाँ पर। ही आर्ग्यूज दैट डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव विच इंक्लूड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड राइज इन इनकम। अब लेखक यहाँ पर एक और चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि डेवलपमेंट, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने का जो यहाँ पर उन्होंने हमारे सामने उसका जो सुझाव दिया है, जो उन्होंने उसका उत्तर दिया है, वो दिया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या से लड़ने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है और वो है डेवलपमेंट, यानी कि विकसित होना, विकास करना हमारा। अब विकास कैसे करेंगे, अब इसको कैसे उन्होंने बताया, देखिए अगर डेवलपमेंट होता है तो ये बेस्ट एक वे है पॉपुलेशन कंट्रोल करने का। अब डेवलपमेंट में क्या क्या होगा, देखिए डेवलपमेंट में एजुकेशन बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ना इसी को तो डेवलपमेंट बोलते हैं ना। इंप्रूवमेंट इन हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सुधरेगी लोगों की, ठीक है। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि चीज़ों में सुधार। अब हम बोलते हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और यूएस जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है, तो वो डेवलप्ड क्यों है और हम डेवलपिंग क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एजुकेशन जो है वो अभी भी 100% नहीं है, यूएस में शायद 100% होगा। हमारे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें, क्या हाल है आप जानते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, डॉक्टर्स नहीं होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल नहीं होते हैं, दोनों होते हैं तो दवाइयाँ नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये जो है समस्या एजुकेशन की भी है, हेल्थ की भी है। फिर अगर ये सब चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट है तो राइज इन इनकम। अब भारत डेवलपिंग कंट्री है, हमारे यहाँ पे इनकम लोगों की कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, वहीं यूएस की देखो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट का मतलब एजुकेशन सुधरेगी, हेल्थ सुधरेगी लोगों की और इनकम में राइज होगा। तो जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी तो खुद ब खुद चली जाएगी। नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ एजुकेशन लीड्स टू अवेयरनेस अमंग पीपल। अब एजुकेशन से क्या होगा, लोग अवेयर होंगे। अब देखिए अनएजुकेटेड व्यक्ति तो यही सोचेगा ना कि 2 बच्चे 200 रुपये कमा के लाएंगे तो 10 बच्चे 1000 कमा के लाएंगे, वो एक अनएजुकेटेड पर्सन की सोचने की क्षमता है, सोचने का तरीका है। लेकिन एजुकेटेड पर्सन क्या सोचेगा कि 10 बच्चे मतलब 10 बच्चों का खर्चा मेरे ऊपर होगा, उनकी देख रेख, उनकी हेल्थ, उनका खाना पीना, उनकी जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर होगी, तो मैं इतने लोगों को नहीं पाल पाऊंगा, तो बेटर है मेरे 2 ही बच्चे अच्छे। तो अवेयरनेस क्रिएट होगी बिकॉज ऑफ एजुकेशन, विच इन टर्न रिजल्ट्स इन द फॉल इन द फर्टिलिटी। तो अवेयरनेस यानी कि एजुकेशन से लोग अवेयर होंगे बढ़ती जनसंख्या के प्रति, और इस तरीके से फर्टिलिटी रेट में गिरावट आएगी। फर्टिलिटी रेट यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम होगा। The author makes a comment which emphasizes the never-ending circle of population and poverty by asserting that the choice is really between control of population or the perpetuation of poverty. अब लेखक ने आगे ऐसा बताया कि एक नेवर एंडिंग सर्कल है पॉपुलेशन और पॉवर्टी के। नेवर एंडिंग सर्कल मतलब जहां से आपने शुरू किया वहीं पर आपको रुक जाओगे आगे, यानी कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए जैसे आपने यहां से शुरू किया, आप आगे बढ़ने लगे, लेकिन पॉपुलेशन भी बढ़ती रही तो आप वापस आकर वहीं पर ठहर जाओगे आगे।
यानी कि जहाँ से शुरू किया था वहीं चले जाओगे। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन को कंट्रोल रखोगे और इनकम को बढ़ाओगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि पॉपुलेशन अगर कम रहेगी और इनकम बढ़ती रहेगी। इनकम कब बढ़ेगी? जब पॉपुलेशन कम रहेगी। तो ये दोनों चीज़ें इन्वर्सली चलनी चाहिए, एक दूसरे के ऑपोजिट चलनी चाहिए कि इनकम बढ़ेगी तब जब पॉपुलेशन कम होगी। ठीक है, अब इनकम बढ़ेगी मतलब पॉवर्टी कम होगी। इनकम से मेरा मतलब है पॉवर्टी से, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पॉवर्टी के ऊपर सवाल उठाएगा। तो लेखक ने अंत में एक चॉइस दे दी है कि चॉइस इज योर्स, कि आपके पास चॉइस है, आपके पास एक चॉइस दिया गया है कि आपको क्या चुनना है। क्या आपको कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, क्या आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहोगे या फिर आप पॉवर्टी में जीना चाहोगे। यानी कि अगर आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हो तो आप पॉवर्टी से बाहर आ जाओगे, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करते हो तो आप पॉवर्टी में ही जियोगे। तो यानी कि लेखक ने यहाँ पर बड़ी सुंदरता से हमारे सामने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है किस प्रकार से जो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का एक कारण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉट एनफोर्स्ड इन इंडिया। भारत के अंदर लॉज को ना ही रिस्पेक्ट किया जाता है और ना ही उनको अप्लाई किया जाता है, एनफोर्स किया जाता है। इंडिया जो कि बिगेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की इज कंडेम्ड फॉर इट्स इजी एटीट्यूड टुवर्ड्स लॉज। तो भारतीय लोगों का जो एटीट्यूड है लॉ के प्रति वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसके लिए हमारी आलोचना भी होती रहती है। लॉज आर कॉन्स्टिट्यूटेड बट नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन आवर कंट्री। हमारे देश के अंदर लॉज को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, बनाया जाता है, लेकिन उनको एनफोर्स लागू कभी नहीं किया जाता है। फॉर इंस्टांस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished. However, these evils flourish barefacedly even today. अब लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि भारत हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया, आप पढ़ चुके हैं सोशल साइंस के अंदर, काफ़ी पहले से आप पढ़ते आए हैं सामाजिक विज्ञान में ये सब चीज़ें, कि अनटचेबिलिटी होगी, कास्टिज्म हो गया, बॉन्डेड लेबर जिसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ से कब की अबॉलिश हो चुकी है, यानी कब की इनको खत्म कर दिया गया है। लेकिन फिर भी हम आज भी इनको पूरे धड़ल्ले से भारत में होता हुआ देखते हैं। अब जाइए, कास्टिज्म आपको हर जगह मिलेगा, आज भी हम अपनी कास्ट के लिए जीते हैं। अनटचेबिलिटी भी मिलेगी आज भी, बॉन्डेड लेबर, बच्चों को बड़ों को मजदूरी भी करवाई जाती है बॉन्डेड, यानी कि बंधुआ मजदूर आज भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या दर्शाती हैं कि हमारे यहाँ पे लॉ जो है ना ही उनकी रिस्पेक्ट की जाती है और ना ही उनको इन्फोर्स किया जाता है। The author points out that Article 48A of the Indian Constitution propounds that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. However, little is done in favour of this. What we see is a near catastrophic depletion of forest over the last 4 decades. अब लेखक यहाँ पर आगे दुहाई देते हैं हमें 48A सेक्शन की, आर्टिकल 48A जो कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, जिसके मुताबिक हमारे यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, इसको प्रोटेक्ट करना, इसको इम्प्रूव करना ये स्टेट की, यानी कि हमारी सरकार की, हमारी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस दिशा में कदम कितने उठाए जाते हैं? नाम मात्र कदम अगर उठाए भी जाते हैं तो वो क्या पूरे पड़ते हैं, क्या उनको प्रॉपर्ली अप्लाई किया जाता है? बिल्कुल नहीं। तो कहा गया है यहाँ पर कि इस दिशा में बहुत ही कम किया जाता है। तो हमें क्या दिखता है आगे आने वाले फ्यूचर में, जो हमारा जो सब भले उसमें फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है या फिर एनवायरनमेंट, वो धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है, यानी कि धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग ओवर द डिकेड्स एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन। फॉरेस्ट जो है वो 3.7 मिलियन एकड़ पर ईयर, यानी कि एक साल के अंदर, ये मैंने चैप्टर में भी डिस्कस किया था हमने कि 3.7 मिलियन एकड़ जो है, इतने फॉरेस्ट हर साल बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में इससे भी 8 टाइम्स बताया गया, यानी कि लॉस सिर्फ बताया गया गवर्नमेंट आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो इस आंकड़ों से 8 गुना, यानी कि 3.7 मिलियन, चलिए हम अप्रोक्सीमेटली 4 लेते हैं, तो 8 टाइम्स इसका 8 चौके 32, यानी कि 30 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट जो है हर साल डिप्लीट हो रहा है। तो यानी कि कितना ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि भारत के अंदर किस प्रकार से लॉज जो है ना ही उनकी रिस्पेक्ट की जाती है और ना ही उनको इन्फोर्स किया जाता है। अगला प्रश्न है, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर स्कॉच प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एन एलिंग एनवायरनमेंट? क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को एक डेजर्टफुल, एक खराब, एक बहुत ही उजड़ा हुआ, गंदा, एक डर्टी वातावरण देकर जाएंगे? एक ऐसा वातावरण देंगे जो कि बिल्कुल भी सांस लेने लायक भी ना हो, जहाँ चारों तरफ डेजर्ट हो, जहाँ पर कुछ भी देखने लायक ना हो? क्या हम ऐसा देने वाले हैं?
As we learn in the text, the first Brand report raised the above mentioned question about the deteriorating condition of the planet. Earth is like a patient in declining health. तो अर्थ को बताया गया है, एक रिपोर्ट पेश की गई थी जो कि ब्रांड रिपोर्ट कहा गया, जिसको उसके मुताबिक अर्थ को दर्शाया गया है पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, एक ऐसा पेशेंट जिसकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है, खराब स्वास्थ्य वाला एक मरीज. द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फिशरीज एंड क्रॉपलैंड्स आर द रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव डिमांड ऑफ रिसोर्सेज. तो यानी कि जो भी चीज़ें हम डिप्लीट करते जा रहे हैं, जो चार हमने फैक्टर्स पढ़े थे, ग्रासलैंड्स, फिशरीज, क्रॉपलैंड्स और फॉरेस्ट, ये सब डिप्लीट होते जा रहे बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव डिमांड, हमारी डिमांड के कारण. ओवर पॉपुलेशन ने हमारे प्लैनेट की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन यानी कि स्ट्रेस डाल दिया, बहुत ज़्यादा लोड डाल दिया हमारे प्लैनेट के ऊपर. क्यों? बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन. अब ये कैसे पॉसिबल? अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड्स भी तो बढ़ेंगी ना भाई. तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, सब चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी. तो डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड पूरी कौन करेगा? हमारी मदर अर्थ ही करेगी. तो ओवर पॉपुलेशन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा लोड डाल दिया हमारे प्लैनेट के ऊपर. We must realize soon that in this era of responsibility, it is solely our duty to preserve our planet. We must realize that the earth belongs us as much to the future generation as much to us. तो era of responsibility, इस era को, इस युग को अगर हम era of responsibility के रूप में नहीं समझेंगे तो ये जल्द ही हमारे प्लेनेट का अंत कर देंगे. हमें इस चीज़ का रियलाइजेशन होना चाहिए कि अर्थ जो है जितनी हमारी है उतनी ही हमारे फ्यूचर जनरेशन्स की है, हमारे कमिंग जनरेशन्स की. जिस प्रकार से हम अपने बच्चों के लिए, आपके फादर आप लोगों के लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी वो बना रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए, ताकि वो सब चीज़ें आपको मिले, आपका फ्यूचर अच्छा रहे. द सेम वे, द सेम थिंग इज विद अस ऑल्सो. इफ वी आर गिविंग दिस प्लैनेट टू आवर फ्यूचर जनरेशन्स, इट शुड बी प्रिजर्व, इट शुड बी प्रोटेक्टेड. Rather making it our property, we should do our best to preserve it for the generations we have borrowed from it. तो अर्थ जो है ये हमारी कोई जागीर नहीं है, ये कमिंग जनरेशन्स के लिए हमने उनसे बोरो की है. बोरो किया मतलब उधार ली है. इट इज नॉट सो. गुड मॉर्निंग. कितने जॉइंट हुए? सो दिस एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड रियलाइज कि इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस अर्थ टू सेव दिस प्लैनेट फॉर द कमिंग जनरेशन्स. क्योंकि ये जो अर्थ है इट इज़ नॉट आर प्रॉपर्टी, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है. ये मेरी कोई कार है, मेरा कोई घर नहीं है कि मैं उसको कैसे भी डील करूँ, कैसे भी टैकल करूँ. इट इज़ अ थिंग, अ प्रॉपर्टी, अ थिंग दैट इज बोरोड फ्रॉम द जनरेशन्स. जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमने बोरो की है कमिंग जनरेशन्स को, तो हमने इसको बोरो किया है हमारी कमिंग जनरेशन से. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने जैसे उधार चीज़ लेते हैं तो उसको वापस भी वैसे ही करते हैं ना. तो सेम वे हमारा उत्तरदायित्व है कि जैसे हमने ये दूसरों से ली है वैसे ही हम उनको वापस भी दें. और वापस देते हैं तो कैसी देनी चाहिए? एकदम ठीक, जैसे हमने लिया था वैसे ही वापस करना है. सो दिस इज द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.